केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पीय या क्वेश्चन आंसर करते हैं। फिलहाल तो अभी बहुविकल्पीय, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी कुछ रिएक्शंस मिलेंगी केमिस्ट्री की, क्योंकि केमिस्ट्री जल्दी से बच्चों के समझ में आती नहीं है, इसलिए बताता हूँ। देखो, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। श्याम श्वेत का मतलब है ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में प्रयुक्त होता है। भैया ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में जो प्रयुक्त होता था वो सिल्वर क्लोराइड होता था, यानी कि AgCl। क्या प्रयुक्त होता था? AgCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? क्या कह रहा है ये? लेड PbO, लेड ऑक्साइड इसको बोलते हैं, यानी कि शीशा। और जब ये कार्बन है, ये C का मतलब कार्बन, ये सॉलिड अवस्था में है। इट गिव्स 2Pb, ये सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो उसमें कह रहा है शीशा अपचायित हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि शीशा PbA, क्योंकि यहाँ पे लेड निकल रहा है, इसलिए अपचायित हो रहा है। शीशा लेड नहीं, अपचायित नहीं हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड अपचायित हो रही है, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है इसमें से, ठीक है। कार्बन अपचयित हो रही है, अपचयित हो रही है, अपचयित उपचयित हो रही है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है। कौन सा कथन उसने पूछा है? असत्य है। और लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। देखो इसमें लेड ऑक्साइड का मतलब होता है PbO, तो ये आपका लेड ऑक्साइड हो गया। और शीशा का मतलब होता है Pb, तो इसमें पहला और दूसरा कथन सत्य आएगा, बाकी सारे कथन क्या हैं? असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फेरस ऑक्साइड Fe2O प्लस एल्युमिनियम Al, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है Al2O3 प्लस Fe। ऊपर में दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन। क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? क्योंकि इसने एल्युमिनियम ने फेरस को उसके स्थान से हटा दिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? जो फेरस होता है या कोई भी एक जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा होता है, वो कम अभिक्रियाशील धातु को अपने स्थान से हटा देता है। इसलिए एल्युमिनियम जो है Fe को हटा रहा है, तो यहाँ पे अपचयित अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। दूसरा है अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है। भैया अम्ल से हाइड्रोजन कौन हटाता है? अगर आपका जिंक है, अगर आप जिंक को ले लो यानी कि Zn, और प्लस इसकी अभिक्रिया आप H2SO4 से कराओ, तो आपको प्राप्त होगा ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन। तो जिंक एक ऐसा धातु है जो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देता है, तो यहाँ पे जिंक आएगा। फिर है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। लेड का मतलब होता है Pb और नाइट्रेट का मतलब होता है NO3, क्योंकि लेड की वैलेंसी 2 होती है, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसलिए इसका ये आएगा। फिर है BaCl2 प्लस Na2SO4, इट गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl में किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? देखिए इसमें द्विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया है। अब द्विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया इसमें क्यों है, उसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। द्विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया के लिए आप क्या करोगे? देखो इसके अंदर क्या है, एक तो दे रखा है आपको BaCl2 और दूसरा दे रखा है Na2SO4। तो अगर आप ध्यान करोगे तो Ba जो है इसकी जगह ये तो SO4 के साथ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा BaSO4, और ये जो Na है ये Cl के साथ चला जाएगा, तो NaCl। क्योंकि Ba इसके साथ चला गया और ये इसके साथ चला गया, इसलिए दोनों की अब वो विस्थापन अलग अलग हो रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। भाई विस्थापन अभिक्रिया का मतलब है एक धातु दूसरी धातु को हटा दे और उसके स्थान पर खुद चली जाए, तो इसे कहते हैं द्विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका कि वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, क्या कहलाती है? भैया ये संचरण कहलाता है। जिस तरीके से लोहे के ऊपर जल से अभिक्रिया करके एक फेरस ऑक्साइड की परत चढ़ता है, इसी प्रकार चांदी जो है, चांदी काली पड़ जाती है और तांबा आपका हरा हो जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं, और इस अभिक्रिया को कहते हैं संचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा प्रतिस्थापीय या प्रविस्थापीय अभिक्रिया देता है? तो सिल्वर नाइट्रेट विलयन में कॉपर धातु जो है ये प्रविस्थापन अभिक्रिया देता है। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? जो आप लोग चिप्स वगैरह खाते हो, देखा है ना आपने, चिप्स खाते हो, कुरकुरे खाते हो, जितने भी ये खाते हो, इसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? इसके अंदर भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि ये पदार्थों को खराब होने नहीं देती। आपके जितने भी चिप्स हो, कोई सी भी कंपनी हो, वो सारे के सारे नाइट्रोजन गैस ही भरते हैं ताकि वो खराब ना हो।
अब नेक्स्ट है कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। भैया कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र होगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस, क्योंकि यहाँ पे PO4 की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है और CO3 की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो Ca जो होता है इसकी बैलेंसी 2 होती है और PO4 की बैलेंसी -3 होती है, तो क्रॉस होके क्या बनता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस, और ये सूत्र बन जाता है आपका कैल्शियम फास्फेट का। किसका? कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। भाई कोई विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? भैया इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, और 7 से अधिक है तो जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षार होते हैं, और जिनका पीएच मान 7 तक होता है वो अम्ल होते हैं। ठीक है, तो ये इसका पीएच मान कितना होगा? 10। देखो ये सब 7 से कम है, इसलिए तो ये संभव है नहीं। तो लाल लिटमस जो नीला कर रहा है तो वो क्षार है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसलिए इसका पीएच मान 10 है, क्योंकि और कोई नंबर नहीं है इसमें, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा? 10। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? भैया सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन हमेशा, सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का प्रयोग करते हैं? अपच मतलब एंटीसिंट्स यानी कि प्रति अम्ल यूज करते हैं। यदि किसी के पेट में गैस बन रही हो तो उसके लिए हम प्रति अम्ल का यूज करते हैं, ताकि जो अम्ल है वो उसमें क्षार से अभिक्रिया कर ले, और क्षार से अभिक्रिया करके क्या हो जाए, उसका क्या बन जाए, वो लवण प्राप्त हो जाए। ठीक इसी तरीके से क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? ध्यान रखिएगा, क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अगर पूछ ले अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो भैया 7 से कम होगा, और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांत के इमेनुअल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? आपके दांत पे पीला पीला जम जाता है, जिसे आप पारिया कहते हो ना, पारिया। इसे हम कहते हैं दांतों का इनेमल। क्या कहते हैं? दांतों का इनेमल। इसे कैल्शियम फास्फेट भी कहा जाता है, जिसके कारण आपके दांत कैसे हो जाते हैं? पीले हो जाते हैं। तो ये किस लिए होता है? क्योंकि आपका जो है इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय। यदि आप उस पर अम्ल यूज कर दोगे तो अम्ल यूज करने पर वो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, लेकिन दांतों की स्थिति खराब हो जाती है। ठीक है, जो डॉक्टर है वो जब करते हैं तो वो क्षारीय पेस्ट को उस पर यूज करते हैं, ताकि क्षारीय पेस्ट से क्या होता है, जो क्षारीय पेस्ट होगा और अम्लीय पेस्ट होगा मिलकर उदासीन बना देते हैं, जिससे आपके दांत साफ हो जाते हैं। नेक्स्ट है पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस का पीएच मान क्या होता है? जब भी आप कोई चीज खाते हो तो उसके लिए पाचन होता है, और पाचन के लिए अम्ल ज्यादा जरूरी है, तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा, क्योंकि अम्लों का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 100% आएगा ही आएगा इस साल भी, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट है यदि आप H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? भैया सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या है ये? अम्ल, तो इसका पीएच मान 7 से कम होगा। अगर और कोई सा अम्ल होता, अगर ये क्षार होता तो 7 से अधिक होता, क्योंकि ये अम्ल है तो इसका मान 7 से कम होगा। प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसकी अधिकता होती है? भैया अगर कोई प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल वो होते हैं जो जल में आसानी से घुल जाते हैं और बहुत ज्यादा आयन देते हैं, तो H आयन जो देते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल। तो H आयनों की मात्रा होगी। ठीक है, अगर क्षार का पूछ लेता तो OH देते, लेकिन अम्ल का कह रहा है इसलिए H आयन देते हैं। फिर कहता है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। जब जल को जीवाणु रहित बनाना होता है तो ब्रंजक चूर्ण, जिसे आप ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हो, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, उसका यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का हम यूज करते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर तो आप लोग जानते हो, देखा है ना, ब्लीचिंग पाउडर, ब्रंजक चूर्ण, जिसे आप क्या कहते हो? ब्लीचिंग पाउडर कहते हो। नेक्स्ट है एक विलयन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल पर लीटर है। इस विलयन का पीएच मान 2 होगा। ये न्यूमेरिकल करके बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। भैया अम्लीय लवण है NaHSO3, ये लवण है, ये भी लवण है। ये पोटेशियम साइनाइड है, इसे सोडियम सल्फेट बोलते हैं। ये सोडियम क्लोराइड यानी कि आपका साधारण नमक है। तो सोडियम बाइसल्फेट
ये जो है आपका अम्लीय लवण है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है? सोडियम एसीटेट जो है ये आपका प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है? पीएच का मान 0 होता है, ये असत्य है। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? भैया एसिडिक एसिड में एक H होता है। कितना होता है? एक H। फिर कहता है क्षारीय विलयन में फिनोफ्थलीन सूचक का रंग होता है। फिनोफ्थलीन, मेथिल ऑरेंज, मेथिल रेड और आपकी हल्दी, ये सब आपके क्या होते हैं? ये सब आपके सूचक होते हैं। और अगर क्षारीय विलयन की बात करें, क्षारीय विलयन में फिनोफ्थलीन सूचक का रंग कैसा होता है? तो वो लाल होता है। फिर वो कहता है एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर है, तो विलयन का पीएच मान 7 होगा। विलयन का पीएच मान क्या होगा? 7 होगा। नेक्स्ट पूछता है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है? भैया सोडियम कार्बोनेट का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। क्या होता है सोडियम कार्बोनेट? Na2CO3। जब इसके अंदर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हो, CO2 गैस प्रवाहित करते हो, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहा है, तो CO2 प्रवाहित करते हो तो इसकी अधिकता में NaHCO3 प्राप्त होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होता है। फिर कहता है अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? मैंने बताया था अभी, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? भैया सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2, तो इसलिए कितना आएगा? 2। निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है, तो हाइड्रोजन साइनाइड जो है ये दुर्बल अम्ल है, ठीक है। एक विलयन का पीएच मान 5 है, यह विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। अगर 7 से कम किसी का पीएच मान दे रखा है तो वो अम्लीय होगा, 7 से अधिक दे रखा है तो वो क्षारीय होगा, और अगर 7 दे रखा है तो वो विलयन उदासीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है। भैया सोडियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है? किसी विलयन का पीएच मान 7 है, यह विलयन क्या होगा? उदासीन होगा। अभी मैंने बताया था भाई किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो विलयन क्या होगा? उदासीन होगा। किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो वो क्या होगा? क्षारीय होगा। फिर कहता है भ्रंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से निकलने वाली गैस क्या होगी? क्लोरीन होती है। जो भ्रंजक चूर्ण होता है CaOCl2, इसकी अगर अभिक्रिया आप सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से कराते हो तो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान 6 होता है, ठीक है, क्योंकि वो अम्ल है। फिर कहता है धावन सोडे का रासायनिक सूत्र बताइए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। धावन सोडे का रासायनिक सूत्र, धावन सोडे का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। नेक्स्ट है खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की शक्ति 10⁻⁻2 N है, इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? भाई इस विलयन का पीएच मान 2 होगा। कितना होगा? 2, क्योंकि यहाँ पे -2 दे रखा है इसलिए 2 है। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 होता। एसिडिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा कम होती है, इसलिए दुर्बल अम्ल है। फिर वो कहता है किसी विलयन का पीएच मान 3 है, विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। मैंने कई बार बता चुका हूं, अगर पीएच मान 7 से कम है तो अम्ल है, पीएच मान 7 से अधिक है तो क्षार है, और पीएच मान अगर 7 है तो उदासीन है। फिर क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है? भूरा लाल। क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है? भूरा लाल। फिर जो अम्लीय वर्षा होती है उसका पीएच मान कितना होता है? भैया उसका पीएच मान 5.2 होता है। जो अम्लीय वर्षा होती है उसका पीएच मान 5.2 होता है। नेक्स्ट चैप्टर है धातु है। भैया लिथियम जो है ये धातु है, ये अधातु है, ये भी उपधातु है सिलिकॉन, और बोरान अधातु है। तो लिथियम क्या है? धातु है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं खाद्य पदार्थों के सुरक्षित रखने के लिए डिब्बे में जिंक के स्थान पर टीन का लेपन होता है, क्यों? भैया ऐसा क्योंकि टीन जो है कम अभिक्रियाशील धातु है। जो कम क्रियाशील धातु होती है वो अभिक्रिया नहीं करती है, और जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो जल्दी से अभिक्रिया कर लेती है, इसलिए टीन का लेपन इसलिए किया जाता है क्योंकि टीन कम क्रियाशील धातु है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेती है? जो सोडियम है ये जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेती है और विस्फोट कर देती है। अगर आपने सोडियम को लिया और सोडियम को लेकर पानी में डाल दिया तो विस्फोट हो जाएगा, इसलिए सोडियम का जो इस्तेमाल है हिसाब से किया जाता है। फिर एल्युमिनियम के सतह पर ऑक्सीजन परत कहलाती है, एनऑल्डिंग कहलाती है एल्युमिनियम पर ऑक्सीजन की परत। जस्ता धातु हाइड्रोजन अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करता है? भैया अगर आप जस्ते की हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl से अभिक्रिया कराओगे Zn तो वो हाइड्रोजन देगा। जैसे अभी मैंने जो कराया था, अभी आपने Zn की H2SO4 से अभिक्रिया करती है, लेकिन आप किससे कर रहे हो? तो ZnCl2 + H2 ये हाइड्रोजन गैस दे देगा।
ठीक है, तो इसलिए इसकी अभिक्रिया जो है इंपॉर्टेंट है। तो क्या देगा, ये हाइड्रोजन गैस देगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? पोटेशियम जो है ये ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस को निष्कासित करेगी, जैसे अभी मैंने Zn+HCl का बताया था उसी तरीके से। फिर निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो जिंक जो है, ये पहले ही बताया था, जिंक जो है ये हाइड्रोजन विस्थापित करती है। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? भैया कॉपर जो है, क्योंकि कम क्रियाशील धातु है और कम क्रियाशील धातु है इसलिए ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगी। ठीक है, अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करने वाली धातु है भैया जिंक, अभी ऊपर भी बताया था। कॉपर का अयस्क है, मेकेलाइट जो है वो कॉपर का है, बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, फिर अधातु है, फेरस जो है वो अधातु है, बाकी पोटेशियम, एल्युमिनियम और सोडियम ये तीनों धातु हैं। ठीक है, धातु वो होती हैं जिनकी अपनी विशेष चमक होती है, जो पीटने पर आवाज उत्पन्न करती हैं और जिनके तार बनाए जा सकते हैं। जबकि अधातु क्या होती हैं? अधातु वो होती हैं जिनके तार नहीं बनाए जा सकते। तो मैट में मुख्यतः होता है, मैट में क्यूप्रिक सल्फेट और फेरस सल्फेट होता है, Cu2S प्लस Fe या FeS ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ सहयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? अभी मैंने बताया जिंक जिंक जिंक, कई बार बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है इसलिए इसे देख लीजिएगा। ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Cu2S। क्यूप्रिक सल्फेट जो है ताम्र ग्लास का सूत्र होता है। क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है, हॉर्न सिल्वर जो है ये क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है। नेक्स्ट है कॉल्कोस्लाइट अयस्क है, तो कॉपर का जो अयस्क है उसको कॉल्कोस्लाइट कहते हैं। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? भैया चांदी जो है वो जर्मन सिल्वर में नहीं पाई जाती। फफोलेदार तांबे में कॉपर का प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? जिसे टफ पिंच ऑफ कॉपर भी कहते हैं, इसकी 98% मात्रा होती है। टफ पिंच ऑफ कॉपर कितनी होती है? 98। पीतल क्या होता है? पीतल मिश्र धातु है, ये धातु नहीं है, पीतल क्या है? मिश्र धातु है। लेकिन अगर पूछ ले आपसे नमक क्या है, तो नमक एक यौगिक है। नमक क्या है? यौगिक है। लेकिन अगर पीतल पूछ ले तो पीतल क्या है? मिश्र धातु। और अगर आपसे पूछ ले कि तांबा क्या है, तो तांबा धातु है। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है कही जाती है संचरण कही जाती है। ठीक है, क्या कही जाती है? संचरण, अभी पीछे ही बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट वाले चैप्टर में से कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? भैया कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अब कहता है प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो इसमें कितने बंध होंगे? भैया इसमें 10 सहसंयोजक बंध होते हैं, इसको मैं बता दूंगा कैसे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट कहता है खाना बनाते समय यदि बोतल की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है। ठीक है भैया, नेक्स्ट है वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है? तो वायुमंडल में जो कार्बन है वो अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रहता है। फिर बकमिंस्टर फ्लोरीन एक अपरूप है। भैया कार्बन के बहुत सारे अपरूप होते हैं और कार्बन के बहुत सारे अपरूपों में बकमिंस्टर जो है ये कार्बन का अपरूप है। इसके अलावा जो हीरा है ये भी आपके कार्बन का अपरूप है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C3H8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के अणु में होता है। भैया साबुन के अणु में जल रागी शीर्ष और जल विरागी पुंज होते हैं। जल रागी शीर्ष होते हैं और जल विरागी पुंज होते हैं इसलिए। फिर कहता है यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम क्या है? भैया देखो एथ मेथ प्रॉप हो गया और OH लग रहा है तो नॉल, तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनॉल होगा। फिर प्रयोगशाला में सबसे पहला बनने वाला कार्बनिक यौगिक का नाम क्या था? भैया प्रयोगशाला में जो सबसे पहला जो यौगिक बना था उसका नाम था यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ये यूरिया प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है, जो आपकी यूरिन में भी पाया जाता है और यूरिन का जो फॉर्मूला होता है वो भी यही होता है NH2CONH2। नेक्स्ट है कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है? तो एथिलीन जो है वो असंतृप्त। ठीक है, और एथिलीन का फॉर्मूला होता है C2H4। क्योंकि देखिए संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं? संतृप्त यौगिक वो होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये संतृप्त है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ये असंतृप्त पाए जाते हैं। फिर है निम्नलिखित में से सजातीय युग्म है, तो CH3OH तथा CH3CHO ये दोनों सजातीय युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में अल्कोहलीय समूह उपस्थित होते हैं? CH3 CH2OH, इसमें जहां पे भी OH आता है ये अल्कोहलीय समूह होता है। ठीक है, फिर है ब्यूटानेन में क्रियात्मक समूह है। ब्यूटानेन में कीटो समूह उपस्थित होता है जिसका
सिंगल डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। फिर एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है भैया? IUPAC को बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, और अंतर्राष्ट्रीय नाम वाली पद्धति। इसका जो नाम होगा एसिटिक अम्ल का वो होगा एथेनोइक एसिड या एथेनोइक अम्ल। अब एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। ये एथेनोइक अम्ल का सूत्र भी दे रखा है। फिर एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है? एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम होता है एथेनॉल, और इसका सूत्र होता है C2H5OH। ये एथेनॉल का क्या है? रासायनिक सूत्र है। ठीक है। फिर है एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है भैया? एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम एथेनॉल है, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5CHO। ठीक है, इसे एथेनॉल भी कहते हैं। ठीक। फिर है प्रोपेनॉल है C3H6O, ये प्रोपेनॉल कहलाएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है? कीटो का मतलब है CO। अब CO इसमें भी उपस्थित है, इसमें COOH उपस्थित है, इसमें COOHCHOOH, यानी कि ये हो जाएगा आपका फॉर्मल्डिहाइड्रेट, ये हो जाएगा आपका CH3COOH, और ये हो जाएगा आपका CH3COOH। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा CH3COCH3। तो कीटो समूह इसमें उपस्थित है, इसलिए ये वाला आपका आंसर सही होगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है भैया? प्राकृतिक गैस में ज़्यादातर मीथेन पाई जाती है, और इसलिए ये मीथेन का ही स्रोत होता है। नेक्स्ट है विवृत श्रृंखला यौगिक है ब्यूटाइन 2, जो विवृत श्रृंखला यौगिक है। अब श्रृंखला यौगिक भी दो प्रकार की होती हैं, एक विवृत एक सैवृत। अब आता है एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह है, एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह COOH होता है। फिर प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? CHO जो है ये प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है। नेक्स्ट है CH3COCH3 का IUPAC नाम क्या है? इसका नाम है प्रोपेनॉन। क्या है? प्रोपेनॉन। अभी मैंने ऊपर भी बताया था। एक अल्कोहल और अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण कहलाती है। निम्नलिखित में से एल्डिहाइड क्या है? मेथनॉल जो है वो एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है भैया? CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये संतृप्त यौगिक है। ठीक है, असंतृप्त यौगिक और संतृप्त यौगिक बताए थे मैंने आपको। अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से पर्याप्त यौगिक कौन से होते हैं? एल्डिहाइड जो है वो विहाइड्रो हैलोजनीकरण के यौगिक कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं होते, C डबल बॉन्ड C, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं होते। निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है C2H4, असंतृप्त यौगिक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एल्काइन है, एल्काइन CH3H4। एन इन आइन, अगर किसी में सिंगल बॉन्ड है तो वो एन होगा, यदि किसी में डबल बॉन्ड है तो वो इन होगा, यदि किसी में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो आइन होगा, तो एल्काइन। अब वो कहता है प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल है C3H7OH, ये प्रोपेनॉल है। साबुन किस प्रकार का यौगिक है भैया? साबुन जो है एक लवण है। ये अम्लीय लवण हो सकता है, पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। अम्लीय या पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। नेक्स्ट है एस्टर के क्षारीय जलीय अपघटन की क्रिया कहलाती है, तो साबुनीकरण कहलाती है। यदि एस्टर का आप क्षारीय जलीय विलयन से अभिक्रिया कराते हो तो इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। मृदा साबुन बनाने के लिए उपयुक्त आवश्यक पदार्थ है भैया? कास्टिक सोडा, जो कास्टिक पोटास, कास्टिक सोडा तो आपके कपड़े धोने के साबुन में बनाया जाता है, लेकिन मृदु साबुन बनाने के लिए कास्टिक पोटास का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सोडियम में झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ का नाम रेजिन है। रेजिन जो है वो क्या करता है? साबुन के अंदर झाग उत्पन्न करता है। ठीक है, रेजिन क्या करता है? साबुन के अंदर झाग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है एनिलीन क्षारीय के MnO4 से अभिक्रिया करके उत्पन्न करती है, ग्लाइकॉल उत्पन्न करती है भैया। फिर है एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इसमें से कौन सी हाइड्रोजन गैस निकलती है भैया? ये निकलती है मीथेन। कौन सी निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। किसे? लिथियम विकर्ण संबंधित प्रकट करता है भैया? लिथियम जो है मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध प्रकट करता है। फिर आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे मोजले जो होते हैं, इन्होंने आधुनिक आवर्त नियम प्रस्तुत किया था। फिर आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकरण किसके आधार पर होता है? आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकरण जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर होता है। इससे पहले जो आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकरण था वो परमाणु भार के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखो भाई, तृतीय आवर्त का तत्व है भैया सोडियम जो है ये तृतीय आवर्त का तत्व, ये सोडियम हाँ, सोडियम जो है ये तृतीय आवर्त का तत्व है। विकर्ण संबंध के तत्व हैं, विकर्ण संबंध लिथियम और मैग्नीशियम जो है ये विकर्ण संबंध के तत्व हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्षारीय धातु है, तो सोडियम जो है ये क्षारीय धातु है। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है? सोडियम की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है। जो अधातु होते हैं उनकी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो विद्युत ऋणात्मक तत्व है बेरियम, Br। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड है Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन की संयुक्ता कितनी होती है? ऑक्सीजन की संयुक्ता 2 होती है, ये ध्यान रखिएगा। फिर है निम्नलिखित में से अम्लीय ऑक्साइड है
P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है ये क्या है, अम्लीय ऑक्साइड है। एक तत्व M के क्लोरीन का सूत्र MCl2 है, इसके क्लोराइड का अणु सूत्र क्या होगा, इसके क्लोराइड ऑक्साइड का सूत्र होगा MO, क्या होगा MO। यूरेनियम है, यूरेनियम भैया अंत संक्रमण धातु है, यूरेनियम जो है अंत संक्रमण धातु है। तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है का परमाणु क्रमांक है, उसका परमाणु क्रमांक अब देखो किसका परमाणु क्रमांक, ये क्लोरीन का परमाणु क्रमांक तो 17 होता है और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है, ठीक है। फिर सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व है, इसमें सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व कौन है, ये पोटेशियम है जिसका परमाणु क्रमांक 19 होता है। प्रारूपिक तत्व सोडियम होता है। निम्नलिखित में से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो बेरियम जो है ये अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, ठीक है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें जो ब्रोमीन है ये ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व है। फिर आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है, भैया परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यह असत्य है, ठीक है। फिर है तत्व X और HCl का सूत्र वाले एक क्लोराइड बनाता है जो ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस आवर्त का होगा, ये मैग्नीशियम आवर्त का होगा, किसका होगा, मैग्नीशियम। आवर्त 2 में उपस्थित तत्वों का बाह्यतम कोश होती है, L कोश होता है, KLMN, इस तरीके से कोशों को डिवाइड करते हैं तो L कोश होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है, तो मैग्नीशियम जो है ये द्वितीय समूह का तत्व है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व का आप किस समूह में पाते हो, तो ये 2 और 8 कौन से 18वें समूह में होगा। नेक्स्ट है क्षारीय धातु हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्षारीय धातु हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता, तो जो ये फेरस है ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का कौन से समूह में धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, यहाँ पे सबसे पहला बेरियम होता है, फिर मैग्नीज होता है, फिर कैल्शियम होता है, ठीक है, इसे रखा गया।